नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गुरु तेग बहादुर सिंह ने समाज में जो योगदान दिए हैं उसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। वहीं गुरु नानक देव के बसना क्षेत्र में रहे हैं, इसे मद्देनजर रख उसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने मुख्यमंत्री का आभार माना। 10वीं व 12वीं का मूल्यांकन पूर्ण कर लिया गया है, परिणाम तैयार किया जा रहा है। 10 मई तक घोषित होने की संभावना है। एक युवक अधेड़ से बीड़ी मांगा और उसमें भरकर गांजा पीने लगा। अधेड़ ने मना किया तो उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। कोरोना काल के बाद इस वर्ष कोरोना संक्रमण में कमी आने की वजह से वैवाहिक समारोह इस वर्ष अधिक होने का लाभ बाजार में दिखाई दे रहा है। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर उनके समाज को दिए योगदान और जीवनी को छत्तीसगढ़ के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की। सिख समाज के प्रथम गुरु नानक देव जी की छत्तीसगढ़ से जुड़ी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए बसना के करीब उनके प्रवास स्थान गढ़ फुलझर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि ये निर्णय हमारे सिख समाज के लिए खुशी की बात है। उन्होंने इसके लिए आभार व्यक्त किया। आयोजन में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल हुए और मत्था टेककर आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने कहा, गुरु तेग बहादुर जी के समाज में बड़े योगदान थे। वो एक बड़े समाज सुधारक, योद्धा और विद्वान थे। सिख समाज के गुरुओं ने एक एक व्यक्ति में साहस और पराक्रम भरने का काम किया। जब परिस्थितियां विपरीत थी तब समाज को संगठित करने का काम इन गुरुओं ने किया। सिख समाज के गुरुओं ने हिंदुओं की रक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत यात्रा के दौरान गुरु नानक सिंह जी छत्तीसगढ़ के 2 स्थानों पर ठहरने का उल्लेख मिलता है। इनमें से एक अमरकंटक का कबीर चौरा है, जहां गुरु नानक देव जी महाराज और कबीर जी की मुलाकात हुई थी। वहीं दूसरा स्थान बसना के नजदीक गढ़ फुलझर है, जहां गुरु नानक देव जी ने कुछ समय बिताया था। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर रायपुर के स्टेशन रोड और साइंस कॉलेज ग्राउंड में 2 दिवसीय शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 400 बच्चों ने 400 मिनट तक शबद कीर्तन पेश की। सतनाम सतनाम वाहेगुरु जी शब्द को सुनने वाले सभी लोग भक्तिमय माहौल में वाहेगुरु से प्रदेश की खुशहाली की कामना करते नजर आए। बच्चों ने अपनी इस प्रस्तुति के लिए खास तैयारियां कर रखी थी। सभी ने एक साथ एक सुर में बड़े ही अच्छे ढंग से शबद कीर्तन की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में बतौर मेहमान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेका और छत्तीसगढ़ के लोगों के सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम के दौरान सिख समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को शॉल श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया। साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में लुधियाना से आए कीर्तनकार ने जोगिंदर सिंह, सुरजीत सिंह रसीला और कमलजीत सिंह निमाना ने शबद कीर्तन गायन कर वाहेगुरु से प्रार्थना की। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से 3 से 4 हजार लोग पहुंचे हुए थे, जिन्हें शहर के अलग अलग गुरुद्वारों में ठहराया गया और गुरु तेग बहादुर को याद करते हुए सिख समाज ने सेवा और सत्कार का संदेश दिया। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 की कॉपियों का मूल्यांकन लगभग पूरा हो गया है। डाटा प्रोसेसिंग के बाद 10 मई तक परीक्षा के परिणाम आ सकते हैं। कोरोना काल में 2 साल बाद इस बार परीक्षार्थियों ने परीक्षा केंद्रों पर बैठकर यानी ऑफलाइन परीक्षा दी है। इसलिए इस बार परीक्षार्थी प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं होने पर पुनर्मूल्यांकन पुनर्गणना करा सकेंगे। 2 साल तक परीक्षार्थियों ने कोरोना के संक्रमण के मद्देनजर घर बैठकर ही परीक्षा दी थी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पुनर्मूल्यांकन पुनर्गणना की फीस में कोई बदलाव नहीं किया है। पिछले सालों की तरह इस साल भी पुनर्मूल्यांकन के लिए निर्धारित 500 रुपए फीस जमा करके परीक्षार्थी अपनी कॉपी को दोबारा चेक करा सकेंगे। इसके अलावा पुनर्गणना और कॉपियों की छाया प्रति भी प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जा सकेगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव प्रोफेसर वीके गोयल ने बताया कि इस साल असाइनमेंट के अंक नहीं जोड़े जाएंगे। परीक्षार्थियों ने भी जो प्रश्न पत्र हल किए हैं उसी के अनुसार उनका परिणाम भी घोषित किया जाएगा। परीक्षार्थियों को पहले की तरह ही अब पुनर्मूल्यांकन, पुनर्गणना, पूरक परीक्षा आदि की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि मई के दूसरे पखवाड़े में परीक्षा परिणाम जारी करने की कोशिश रहेगी। 12वीं की परीक्षा में इस साल रायपुर में 30,750 और प्रदेश भर में कुल 2,93,425 परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। इनमें 2,79,808 परीक्षार्थी नियमित हैं, जबकि 3,617 प्राइवेट परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। वहीं 10वीं की परीक्षा में इस बार रायपुर में 23,617, प्रदेश भर में 3,80,027 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। इनमें 3,77,667 नियमित और 2,360 प्राइवेट परीक्षार्थी पंजीकृत हुए हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। लगातार 2 दिनों से आसमान से आग बरसने का सिलसिला थम नहीं रहा है। रविवार को दुर्ग का तापमान
42.2 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं अपराह्न 3 बजे तक आज 43 डिग्री सेल्सियस हो गया, जिसकी वजह से सड़क में आवाजाही करते हुए कम ही लोग दिखे। 2 दिनों की गिरावट के बाद छत्तीसगढ़ में मौसम का पारा एक बार फिर ऊपर चढ़ने लगा है। रविवार को अधिकांश इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच गया। दुर्ग के ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन में इसे 42.4 डिग्री सेल्सियस मापा गया। ये पूरे प्रदेश में सबसे गर्म जगह रही। इस बीच बस्तर और दुर्ग संभाग के कुछ जिलों में 1-2 स्थानों पर अंधड़ के साथ बारिश भी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को दिन का मौसम अपेक्षाकृत गर्म रहा। राजधानी रायपुर में तीखी धूप खिली रही। अधिकतम तापमान 40.7 डिग्री सेल्सियस मापा गया। यह सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। एक दिन पहले यहाँ अधिकतम तापमान 39 डिग्री मापा गया था। माना हवाई अड्डे के पास अधिकतम तापमान इससे भी अधिक यानी 41.4 डिग्री सेल्सियस मापा गया। बिलासपुर में अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री और राजनांदगांव में 40 डिग्री सेल्सियस मापा गया। पेंड्रा रोड में अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री और अंबिकापुर में 39.6 डिग्री रहा। सबसे कम अधिकतम तापमान जगदलपुर में दर्ज हुआ। यहाँ का अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। इसके साथ ही बारिश भी हुई। मौसम विभाग ने बताया बीजापुर, बस्तर, बेमेतरा, रायपुर सहित करीब आधा दर्जन जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। सबसे अधिक 4 मिलीमीटर बारिश बीजापुर में रिकॉर्ड की गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। गर्मी के दिनों में बेजुबान पशु पक्षियों को पानी की किल्लत न हो, इसे लेकर जन समर्पण सेवा संस्था के द्वारा दुर्ग के बस स्टैंड में निःशुल्क शिविर लगाकर लोगों को पशु पक्षियों के लिए दाना और पानी रखने के लिए मिट्टी के सकोरे व कोटने वितरित किए गए। गर्मी के दिनों में प्रत्येक वर्ष जन समर्पण सेवा संस्था के द्वारा पशु पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था की जाती है। इस वर्ष भी जन समर्पण सेवा संस्था के माध्यम से मिट्टी के सकोरे व कोटने बनाकर पशु पक्षियों के लिए दाना रखने की व्यवस्था की गई, जिसके लिए दुर्ग के बस स्टैंड में शिविर लगाकर लोगों को निःशुल्क मिट्टी के सकोरे व कोटने वितरित किए गए और लोगों से अपील की गई कि इन मिट्टी के बर्तनों को अपने अपने घरों के बाहर और छतों पर दाना व पानी रखकर भरें, जिससे गर्मी के दिनों में पशु और पक्षियों को पानी की किल्लत न हो और पानी के अभाव में किसी की भी जान न जाए। कार्यक्रम में दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, शहर विधायक अरुण बोरा व कांग्रेस के महामंत्री राजेंद्र साहू उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने हाथों से कार्यक्रम में पहुंचकर लोगों को मिट्टी के सकोरे और कोटने वितरित किए। कार्यक्रम को लेकर महापौर धीरज बाकलीवाल, दुर्ग विधायक अरुण बोरा व महामंत्री राजेंद्र साहू ने उक्त बातें कही। सेवा संस्था के अध्यक्ष श्री बंटी शर्मा और उनके सभी सहयोगियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो हमारा जो शहर है शिवनाथ नदी के पास है और ये नदी लगभग 4 लाख से अधिक प्यासे कंठ की प्यास बुझाती है। और अभी जो भीषण गर्मी पड़ रही है, 42-43 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, वैसी स्थिति में पक्षी ऊपर से गिर रहे हैं और उनकी जब उनको प्यास की वजह से गिर रहे हैं, उनके लिए सकोरे देना और घरों में जाके जो मवेशी है उनके लिए ये कोटना देना, निसंदेह ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है, बहुत ही अच्छा कार्य है। मैं बहुत बधाई देता हूँ जन समर्पण संस्था बंटी शर्मा और पूरी टीम को। बंटी शर्मा की जो पूरी टीम है वो आज तक गरीबों को भोजन खिलाते कराती थी, ठंड में कंबल बांटती थी। आज उन्होंने मूक पक्षियों और मूक जानवरों की तरफ ध्यान दिया जो किसी को अपनी बात नहीं कह पाते। मैं बहुत बधाई दूंगा और नगर निगम की तरफ से जो भी सहयोग होगा बंटी शर्मा जी को हम लोग पहले भी करते थे और आगे भी करते रहेंगे और कभी भी उनके साथ हमेशा साथ रहेंगे। आज में व्हाट्सएप पे और समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार बहुत होता है, सकोरे देना चाहिए, कोटना देना चाहिए और कुछ लोग प्रयास भी करते हैं, देते हैं। उसी कड़ी में आज जन समर्पण सेवा दुर्ग द्वारा कोटना और सकोरे का वितरण किया जा रहा है। निश्चित तौर पर बधाई के पात्र है। जन समर्पण सेवा में योगेश शर्मा जी की जो टीम है वो गरीबों को भोजन भी करवाती है, साथ ही साथ चप्पल बांटती है, ठंड में कंबल बांटती है। उसी कड़ी में आज उन लोग जो सकोरे और कोटना का वितरण कर रहे हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। इससे निश्चित तौर पे हमारे शहर में जो चरने वाले पशु हैं, पक्षी हैं, उनको पानी मिलेगी और पक्षी हैं वो भी भीषण गर्मी से निजात पाएंगे पानी पीकर। मैं उनको बधाई देता हूँ और आप सभी को बधाई देता हूँ। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट।
ईद उल फितर 2 या 3 मई को होने की संभावना है। इसे लेकर सेवई, फेनी व ड्राई फ्रूट की दुकानें सज चुकी है। दुकानदारों का वैसे कहना है कि अभी ग्राहकी में उछाल नहीं है। पवित्र रमजान माह में रोजेदार दिन भर अपने सभी कार्यों को पूर्ण करते हुए कठिन व्रत करते हैं। 5 वक्त की नमाज भी अदा की जाती है। मुफ्ती मोहम्मद जलालुद्दीन कादरी ने ग्रैंड न्यूज को बताया कि हर 3-4 दिन में इफ्तार के समय में 1 मिनट की वृद्धि होती है। वहीं मोहम्मद आरिफ जो सेवई व फेनी बेचते हैं, उन्होंने बताया कि सेवई 2 किस्म की बेची जा रही है। शुद्ध घी में तली हुई सेवई जहां 600 रुपए किलो है, वहीं साधारण सेवई 150 रुपए किलो में बेची जा रही है। यह प्रयागराज से लाई गई है। तमाम दुनिया के मुसलमानों को मेरी तरफ से रमज़ानुल मुबारक की बहुत सारी मुबारकबाद। और ग्रांड टीवी की जानिब से मैं तमाम रोज़ा रखने वालों को आज के इफ्तार का टाइम शाम 6:30 पे है और आने वाले रोज़ा की सहरी का जो वक्त है, जो ख़त्म वक्त सहरी है, वो 4:20 पे है। जी, और ये आपका नाम? मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद जलालुद्दीन कादरी। अभी तो 150 रुपये किलो से चालू हुई है फेनी और 600 रुपये देसी घी तक की अपने पास सेवइयाँ मिल जाएगी। अच्छा, जो इलाहाबाद का बना हुआ है। बिक्री का तो नहीं बता सकते, आते जा रहा है, बिकते जा रहा है। संभावना अभी तक कितना की पूरा टनों में हम लोग बेच रहे हैं यहाँ पर लच्छा सेवई। काफ़ी पुरानी दुकान है हमारी, लगभग ये दुकान 28 से 30 साल पुरानी दुकान है। इस समय हम लोग होम डिलीवरी कर रहे थे जी। इस समय हमको मौका मिला है कि हम दुकान लगा करके धंधा कर सकें। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। रमजान माह के मौके पर केलाबाड़ी दुर्ग के पार्षद हामिद खोखर के द्वारा रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें पुरुषों के साथ बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी शिरकत की। माह रमजान के मौके पर जगह जगह रोजा इफ्तार का कार्यक्रम रखा जा रहा है, जिसमें रोजेदारों के अलावा सभी वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं और मुस्लिम समाज के लोगों को माह रमजान की मुबारकबाद दे रहे हैं। इसी कड़ी में केलाबाड़ी के पार्षद हामिद खोखर के द्वारा रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक अरुण बोरा की धर्मपत्नी व अन्य महिलाएं विशेष रूप से शामिल रही व अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। रमजान शरीफ के मुबारक माह में सामाजिक कार्यकर्ता हामिद खोखर के द्वारा दुर्ग के केलाबाड़ी में रोजा इफ्तार आयोजित कार्यक्रम में शामिल लोगों ने शहर में आपसी भाईचारा और अमन की दुआ मांगी। इस मौके पर विशेष रूप से मुस्लिम समाज के लोग व अन्य समाज के लोगों ने शिरकत की। आपको बता दें कि रमजान के पवित्र महीने में रोजेदारों के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होना सौभाग्य की बात मानी जाती है। रोजा और उपवास शरीर के साथ साथ आत्मा को भी पवित्र करता है और सांसारिक बुराइयों से दूर करता है। हामिद खोखर द्वारा आयोजित रोजा इफ्तार में शामिल सभी लोगों ने एक दूसरे को बधाइयाँ दी। कार्यक्रम में मौजूद पार्षद हामिद खोखर व विधायक बोरा की धर्मपत्नी ने सभी को माह रमजान की बधाइयाँ दी। आज रोजा इफ्तारी का एहतमाम किया गया है। जैसा कि आपको और हमको पता है, अभी रमजान शरीफ मुबारक, रमजान शरीफ का पाक महीना चल रहा है। लगातार हम मर्दों का रोजा इफ्तारी कराते हैं। इस बार हमारा मन हुआ कि हम अपनी माता बहनों का भी रोजा इफ्तार करें, क्योंकि ये भी पूरे महीने भर रोज़ा रखती है। हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे करके आज रोजा इफ्तारी करवाया है, जिसमें हमारे दुर्ग शहर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय अरुण बोरा जी की मिसेज आई है, मंजू बोरा जी, हमारे महापौर जी की मिसेज आई है, प्रीति मिश्रा जी आई है, हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कन्या डिमर जी आई है, IT सेल के अध्यक्ष निकिता मिलन जी आई है, हमारे साहू मैडम आई है, हमारे निकिता जाल मैडम, ऐसा करके पूरा कांग्रेसमयी परिवार भी आया है। और सब लोगों ने आज रोज़ा इफ्तारी के समय में लगभग 2000 महिलाएं और बच्चियां आई हैं इस रोज़ा इफ्तारी में हिस्सा लेने के लिए। और सभी ने मिलकर अपने बाल बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने पति के लिए, बाल बच्चों की रोज़ नेक काम के लिए, अच्छे पढ़ाई लिखाई के लिए और अपने बच्चों के लिए नौकरी के लिए, और जो हमारी जवान बच्चियाँ हो गए उनके अच्छे रिश्ते के लिए दुआ की है। अल्लाह पाक का ये कहना है कि रोज़े के दौरान अगर जो दुआ मांगेंगे वो पूरा किया जाएगा, वो हर हाल में पूरा होगा। तो हर माँ बहनों ने हाथ उठाकर दुआ किया और ख़ास करके हिंदुस्तान के लिए, हमारे प्रदेश के लिए दुआ की है कि अमन शांति और प्रेम बना रहे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई करके बहुत अच्छा माहौल है। बहुत अच्छा लगा। सौभाग्य की बात है कि आज सब भाई बहनों के बीच में मैं आई हूँ पहली बार। बहुत अच्छा लग रहा है। सबको मैं रमज़ान का मुबारक देती हूँ। इसमें सबसे मिलके अच्छा लग रहा है। भाईचारे का एक प्रतीक अमित भैया ने जो रखा है कार्यक्रम, उसमें आके बहुत अच्छा लगा। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया।
जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गांजा पीने से मना किया तो हत्या कर दी। ग्राम रहची निवासी करण बघेल ने ग्राम कोटगांव निवासी सत्यनारायण साहू के सिर पर लोहे के चूड़े से प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अर्जुंदा टीआई कुमार गौरव ने बताया कि आरोपी को 2 घंटे में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आरोपी ने बताया, नाली पुलिया के पास करीबन 4:30 बजे पहुंचा, जहां कोटगांव का सत्यनारायण साहू पुलिया के ऊपर बैठा था, जिससे बीड़ी मांगा। फिर उसने गांजा भरकर पीने लगा। इसी दौरान सत्यनारायण ने मना किया और हम दोनों में विवाद हो गया। मैं आक्रोशित होकर दाहिने हाथ में पहने चूड़े से उसके सिर पर हमला किया, जिसके बाद वह पुलिया के पास गिर गया। मृतक के बेटे भिलेश्वर साहू ने बताया कि सुबह 4:45 पर ग्राम कोटगांव के सरपंच धनीराम महार ने पिता के घायल अवस्था में पड़े होने की सूचना दी। तब मैं धनीराम महार के साथ बाइक पर घटना स्थल पर पहुंचा। वहां पिता नहर नाली पुल किनारे घायल अवस्था में पड़े थे, सिर से खून बह रहा था। मौके पर पिता के अलावा ग्राम झीका के परमानंद शिवदयाल भी मौजूद थे। धनीराम को परमानंद ने घटना की जानकारी दी थी। पानी पिलाने पर पिता को होश आया। इसके बाद गाड़ी में बैठाकर घर ले आए, जहां उन्होंने घटनाक्रम की जानकारी दी। कुछ देर बाद पिता ने कहा कि मुझे चक्कर जैसा लग रहा है। तब गांव के ही 4 पहिया वाहन से पिता को गुंडरदेही अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान सुबह 11 बजे पिता ने अंतिम सांस ली। हाँ, मैं निखिल पाठक बोल रहा हूँ। जी जी बताइए। जी, वो करण वाला मामले में बता दीजिए कि वो लड़का रात सुबह 4 बजे ग्राम कोटगांव से शादी से आ रहा था। तो कोटगांव का ही एक व्यक्ति जो टहलने निकला था और पुल में बैठा था, पुलिया किनारे, रोड के किनारे, तो उससे बीड़ी मांगा। तो वो बीड़ी भी दिया उसको। वो बीड़ी पीते पीते वो गांजा वांजा पीता होगा लड़का, तो गांजा वांजा भर के पीने लगा बीड़ी में। तो वो मना किया कि अरे तुम्हें बीड़ी दिया हूँ, तुम गांजा पी रहे हो भाई। तो उसी बात को लेकर लड़ाई हो गई, मारपीट हो गई दोनों में। वो जो मृतक है उसने भी मारा, उसके पैर वैर को भी काट दिया है मृतक। और तो ये भी मारा। तो एक कड़ा पहना था हाथ में, लोहे का कड़ा, उससे उसके सिर में चोट आ गया, जिससे इलाज उपरांत करीब 11 बजे उसकी मृत्यु हो गई। अच्छा। और सुबह 4:30 बजे की घटना है ये, मारपीट की घटना। जी। और आरोपी को आप लोगों ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया? हाँ, तत्काल जैसे ही सूचना मिला हमको 12 बजे करीब कि वो मृत हो गया है, तत्काल जो आरोपी तो कहीं भाग गया था, तो 2 घंटे में अर्जुंदा पुलिस और मेरे द्वारा तलाश करके उसको जेल भेज दिया गया। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। पंचायती राज दिवस के अवसर पर दुर्ग जिले के ग्राम पंचायत जेवरा सिरसा को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष शालिनी रिवेंद्र यादव प्रमुख रूप से उपस्थित रही। पंचायती राज दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत जेवरा सिरसा को विकास योजना व बेहतर कार्य गांव में करने के लिए पुरस्कृत किया गया व नई योजनाएं गांव में लागू करने के लिए जेवरा सिरसा को पुरस्कृत किया गया। इस आयोजन में जिला पंचायत अध्यक्ष शालिनी यादव ने ग्राम पंचायत सरपंच को पुरस्कार से सम्मानित किया। वो आगे भी गाँव के विकास को लेकर कार्य करने की बातें सरपंच ने कही। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए प्रदेश युवा कांग्रेस आईटी सेल के चेयरमैन दुर्ग निवासी अनूप वर्मा का साक्षात्कार होने के पश्चात हाई परफॉर्मेंस की सूची में चयन हुआ है। साक्षात्कार दिल्ली स्थित भारतीय युवा कांग्रेस के मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर के रूप में दिया गया। पूरे प्रदेश से ऐसे पदाधिकारी जो संगठन के लिए लगातार बेहतर कार्य कर रहे हैं, उनमें 22 लोगों की हाई परफॉर्मेंस की सूची बनाई गई है, जिनका साक्षात्कार होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष हेतु चुनाव लड़ने के लिए नामांकित किया जाएगा। अपनी सूझबूझ से सत्ता व संगठन के बीच बेहतर तालमेल रखकर अपने कार्य को बेहतर ढंग से संचालित करने में माहिर अनूप वर्मा युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में काफी लोकप्रिय हैं। 2008 से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कर युवा कांग्रेस के जिला एवं प्रदेश के विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। वह प्रदेश आईटी सेल के चेयरमैन के रूप में छत्तीसगढ़ ने पूरे देश में लगातार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उनके चयन को लेकर दुर्ग शहर के कार्यकर्ताओं में हर्ष व्याप्त है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन से ही इनका गृहग्राम होने के कारण राजनीतिक अटकलें तेज हो गई है। मुख्यमंत्री के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उनके साथ भी काम करने का अनुभव रहा है। उनके चयन के लिए राज्य मंत्री RN वर्मा ने उन्हें बधाई दी। प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्षितिज चंद्राकर, प्रवक्ता सुशील भारद्वाज एवं सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी।
ग्रैंड न्यूज के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट। बीते 2 सालों में कोरोना संक्रमण के चलते शादी विवाह कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के नियमों व गाइडलाइन के साथ कम संख्या में शादी कार्यक्रम हुए, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण की दर कम होने के कारण विवाह कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं है। पिछले 2 साल से कोरोना के चलते लोगों ने शादी के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया था। इस वर्ष संक्रमण दर कम होने से बाजार में भीड़ बढ़ गई है। इस वर्ष शादी सीजन में बारात चौथिया जाने बसें, कार, जीप तथा अन्य तरह के वाहन बुक हो चुके हैं। इसके चलते सड़कों पर दौड़ाने वाली यात्री बसों की कमी होने लगी है, जबकि यात्रियों की संख्या में इजाफा हो गया है। ऐसे में यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को मजबूरन बेतहाशा भीड़ वाली बसों में सफर करना पड़ रहा है। जिले के शहर व ग्रामीण अंचलों में जमकर शादी समारोह है, जिसके चलते बसों की बुकिंग की गई है। बीते वर्ष हलवाई, बैंड बाजा, डीजे, किराया भंडार, कपड़ा व्यापारी, बर्तन व टेंट के व्यापारी काम नहीं होने के कारण सड़क पर आ गए थे, लेकिन इस वर्ष लगातार शादी होने से व्यापारियों को फुर्सत नहीं है। बाजार में 2 वर्ष से जारी मंदी के दौर से निजात मिली है। खरीदारी के लिए उमड़ पड़ी है लोगों की भीड़। लगातार विवाह कार्यक्रमों के होने से विवाह से संबंधित समस्त व्यापारी बीते वर्षों में हुए नुकसान की भरपाई में भिड़े हुए हैं। पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण व्यापार काफी ठप था, मार्केट में कोई उत्साह नहीं था। इस साल कोरोना का केस थोड़ा कम आने लगा तो बाजार में उत्साह है, शादियाँ जोर शोर से हो रही है, व्यापार बढ़िया है, संतोषजनक है। और आगे भी मेरे ख्याल से कोरोना ना रहे तो आने वाले महीनों में भी काफ़ी अच्छा गिफ्ट और फैंसी सामानों का विक्रय होगा, ऐसे मेरी आशा है। अभी तक के व्यापार संतोषजनक है। पिछले 2 साल से कोरोना चल रहा था, इसी कारण इस साल अभी खुला है तो भीड़ भाड़ बहुत बढ़ गया है, सामान का पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, सीजन बढ़िया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भीषण गर्मी में राजनांदगांव शहर के कुछ क्षेत्रों में हो रही अघोषित बिजली कटौती को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने विद्युत मंडल कार्यालय का घेराव कर 7 से 10 दिन में व्यवस्था सुधारने का अल्टीमेटम दिया है और व्यवस्था नहीं सुधरने पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन सहित उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। भीषण गर्मी के बीच आधी रात शहर के कुछ क्षेत्रों में हो रही अघोषित बिजली कटौती के मामले को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मोनू बहादुर के नेतृत्व में युवा मोर्चा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने आज विद्युत मंडल कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह ने कहा कि राजनांदगांव शहर के तुलसीपुर, बसंतपुर क्षेत्र सहित कुछ अन्य क्षेत्रों में आधी रात बिजली कटौती की जा रही है। टेलीफोन के माध्यम से शिकायतें सुनने वाला भी कोई नहीं है। भीषण गर्मी में लोग रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह ने कहा 7 से 10 दिन के भीतर अगर व्यवस्था नहीं सुधारी जाती तो विद्युत मंडल कार्यालय के सामने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया जाएगा और आगामी दिनों में मुख्यमंत्री के दौरे के समय उनका घेराव भी किया जाएगा। लगातार अभी शहर में आम जनता की शिकायत है कि बिजली कटौती बहुत की जा रही है। लगातार शहरों में तुलसीपुर, बसंतपुर जो लगातार कुछ क्षेत्रों से जो शिकायतें आई हैं कि रात को बिजली कटौती की जा रही है 12 से 2-2 बजे तक, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। और दूसरी शिकायत ये है कि शिकायत करने पे जो हेल्पलाइन नंबर है बिजली विभाग का, वहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं आता आम जनता को। जब हमने संबंधित अधिकारियों से बात की तो कहते कि मेंटेनेंस के नाम, तो मेंटेनेंस के नाम पे अगर वो रात को 12-12 बजे, 2-2 बजे बिजली कटौती कर रहे हैं तो उसके विरोध में आज हम यहाँ आए हैं कि ये मेंटेनेंस आप बिल्कुल करिए, लेकिन मेंटेनेंस में 2-2, 3-3 घंटे बिजली नहीं कटौती कभी की जाती और उसका एक समय तय किया जाए कि शाम को ऐसे रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे ये जो बिजली कटौती करके आम जनता को परेशान कर रहे हैं उसके विषय में आज हम यहाँ विरोध प्रदर्शन करने आए हैं और यहाँ अल्टीमेटम भी देंगे ज्ञापन के माध्यम से कि 7-10 दिन के अंदर ये व्यवस्था सुधार ले, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का दौरा है। अगर व्यवस्था नहीं सुधरी तो जो उग्र प्रदर्शन मुख्यमंत्री जी के सामने किया जाएगा उसके जिम्मेदार बिजली विभाग होगी। राजनांदगांव शहर के कुछ हिस्सों में हो रही लो वोल्टेज की समस्या और बिजली कटौती के मामले को लेकर विद्युत मंडल के चीफ इंजीनियर टीके मेश्राम का कहना है कि बिजली कटौती जैसी कोई शिकायत नहीं है। मेंटेनेंस के नाम पर विद्युत आपूर्ति बंद करने की सूचना पहले से ही उपभोक्ताओं को दे दी जाती है। नहीं, शहर में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लगातार बिजली कटौती जैसी कोई शिकायत नहीं है। कभी कभी मेंटेनेंस तो प्री शेड्यूल रहता है और उसकी सूचना सामान्य उपभोक्ताओं को समय पर दी जाती है, तो मेंटेनेंस आवश्यक है, वो शेड्यूल रहता है और वो उसकी सूचना सबको समय पर दी जाती है। नहीं, कभी भी बिजली बोल नहीं हो रही है, बाकायदा इसकी सूचना जब समय पर दी जाती है। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सामान्य उपभोक्ताओं के साथ में ग्रुप बने हुए हैं और भी ग्रुप बने हुए हैं, उनके माध्यम से दी जाती है। मैंने भी बात की है फील्ड के अधिकारियों से, वो बराबर उसका अटेंड होते हैं, फोन अटेंड होता है, ऐसी कोई शिकायत मेरी जानकारी में नहीं आई है। टीके मेश्राम,
few injured. भीषण गर्मी के दिनों में आधी रात अचानक लाइट बंद होना पटरी पार के क्षेत्रों सहित शहर के दूरस्थ वार्डों के लिए आए दिन की समस्या है। बिजली बंद होने पर शिकायत करने उपभोक्ता द्वारा फोन लगाया जाना। विद्युत मंडल का नंबर हमेशा व्यस्त ही आता है और कभी फोन लगता भी नहीं, और अगर फोन लग भी जाए तो शिकायत पर तत्काल कार्रवाई नहीं होती। ऐसे में अघोषित बिजली कटौती को लेकर जन आक्रोश भी दिखाई देने लगा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा भीषण गर्मी में हो रही इस तरह की अघोषित बिजली कटौती को लेकर अपने ज्ञापन के माध्यम से विद्युत मंडल को 7 से 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है और व्यवस्था नहीं सुधरने पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन सहित उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। प्रदेश के साथ ही बेमेतरा में भी शासन के निर्देश के बाद आज 24 अप्रैल से ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर जिससे जिले में संचालित शासकीय अशासकीय स्कूल आगामी शैक्षणिक सत्र 14 जून तक रहेंगे बंद। बता दें कि बीते दिनों राज्य शासन व स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से पूरे प्रदेश में 24 अप्रैल से भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूल संचालन को आगामी सत्र तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। आदेश के अनुसार बच्चों के साथ साथ शिक्षक भी आगामी सत्र प्रारंभ होने तक ग्रीष्मकालीन अवकाश में रहेंगे। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान जिले में संचालित शासकीय व अशासकीय लगभग 1500 से अधिक स्कूल बंद होंगे, जिससे भीषण गर्मी में पालकों व बच्चों ने राहत की सांस ली है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा ने बताया कि शासन के आदेश अनुसार ग्रीष्मकालीन अवकाश 24 अप्रैल से 15 जून तक है, जो बच्चों व शिक्षकों के लिए समान रूप से लागू होंगे। वहीं शासन की ओर से प्रशिक्षण व अन्य प्रशासनिक कार्य पूर्व निर्धारित हैं, वो यथावत रहेंगी। ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए राज्य शासन से आदेश प्राप्त हुआ है। 24 अप्रैल से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। भीषण गर्मी को देखते हुए यह अवकाश बच्चों और शिक्षकों दोनों के लिए समान रूप से लागू किया गया है। इस अवधि में प्रशिक्षण या कोई अन्य कार्य, प्रशासनिक कार्य अगर पूर्व से प्रस्तावित है वो यथावत रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।